गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में अपन ने नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र, उसकी सीमाएं क्या हो और उसके प्रभावित करने वाले क्या तत्व हो सकते हैं, इस पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में अपन नियंत्रण के क्षेत्र के निर्धारक तत्व क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र का संगठन में क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। ओके, एक प्रशासकीय संगठन में नियंत्रण के क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए शर्मा एंड शर्मा ने अपनी पुस्तक प्रबंधकीय लोक प्रशासन में निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखे जाने पर जोर दिया है। जो तत्व है, फर्स्ट है प्रथम दायित्व का क्षेत्र निर्धारण, अर्थात संगठन के प्रत्येक स्तर को एक ऐसी इकाई के रूप में गठित किया जाना चाहिए कि वह दायित्व का एक तर्कपूर्ण एवं पृथक क्षेत्र बन सके। रिनॉल्ड ने इसे बौद्धिक इकाई कहा है। यह उतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितनी आवश्यक हो। दूसरा निर्धारित तत्व है एकत्वपूर्ण इकाई का निर्धारण। उक्त विवेचित बौद्धिक इकाई का ऐसा स्वरूप होना चाहिए कि उसका संपूर्ण दायित्व किसी एक अधिकारी या पर्यवेक्षक को पूरी तरह सौंपा जा सके। वह इकाई ऐसी सभी दृष्टियों से संबद्ध तथा एकत्वपूर्ण होनी चाहिए। तीसरा वह है तत्व अन्य घटकों के साथ सुगम तथा कार्यशील संबंध। उस बौद्धिक इकाई का अन्य घटकों के साथ सुगम तथा कार्यशील संबंध बना रहना चाहिए। अगला निर्धारित तत्व है संगठन के तलों का निर्धारण। संगठन के तलों का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि एक तो कार्य के दायित्व को कितनी प्राथमिक इकाइयों में बांटा गया, दूसरा उन प्राथमिक इकाइयों को कितने समूह में गठित किया गया है, तीसरा उन समूहों को समन्वय हेतु उच्च स्तर पर पुनः कितने पर्यवेक्षक समूह में विभाजित किया गया है, तथा चौथा है उच्चतम स्तर पर निष्पादक कितनी संख्या में अपने तात्कालिक अधीनस्थ अधिकारियों को संतोषजनक ढंग से नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। ये नियंत्रण विस्तार क्षेत्र के निर्धारित तत्व हैं। अब नियंत्रण के क्षेत्र का महत्व क्या है लोक प्रशासन में, इस पर अपन विचार विमर्श करते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र संगठन का एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्धांत माना गया, क्योंकि इसका महत्व अग्रलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है कार्यभाजन में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन में कार्यों का विभाजन करना आवश्यक होता है। एक व्यक्ति चाहे वह कितना ही गुणवान एवं योग्य क्यों न हो, सभी कार्यों को नहीं कर सकता। इस प्रकार यह सिद्धांत कार्य विभाजन में सहयोग करता है। दूसरा महत्व है सही व्यक्ति को सही कार्य मिल जाता है। इससे एक संगठन में कार्यों की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए नियंत्रण के क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत उपर्युक्त व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंप दिए जाते हैं। तीसरा महत्व हम देख सकते हैं संगठन में एकता व सहयोग बना रहता है। नियंत्रण के क्षेत्र के द्वारा संगठन में एकता, रुचि एवं सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। डेल के अनुसार संचार की लंबी रेखा को छोटा करने तथा दोहराव को रोकने में इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नियंत्रण के क्षेत्र में समन्वय तथा निर्देश करने में भी नियंत्रण विस्तार क्षेत्र से सहायता मिलती है। आपने देखा होगा वर्तमान युग में स्वचालन यंत्रों, संचार साधनों के विकास, दूरदर्शन आदि ने नियंत्रण क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत बना दिया है। अब नियंत्रण के क्षेत्र में समन्वय तथा निर्देशन का क्षेत्र भी सम्मिलित होता रहा है। इस दृष्टि से भी सिद्धांत का महत्व और अधिक बढ़ गया है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है
कि नियंत्रण के क्षेत्र या विस्तार के सिद्धांत का संगठन एवं प्रशासन में अत्यंत महत्व है। यद्यपि सिद्धांत की अनेक सीमाएं हैं, तथापि इस सिद्धांत का महत्व कम नहीं हुआ है। हाँ, इतना अवश्य है कि स्वचालन यंत्रों, कंप्यूटरीकरण, संचार साधन विकास आदि के साथ साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन आता जाता रहा। नियंत्रण विस्तार क्षेत्र की कुछ सीमाएं हैं, इन सीमाओं को ध्यान में रखना होगा। नियंत्रण क्षेत्र के संबंध में ग्रे कुनाज, डेविस तथा मैरी पार्कर, फॉलेट आदि विद्वानों ने विस्तार पूर्वक विवेचन प्रस्तुत किए हैं तथा भी सिद्धांत की अनेक सीमाएं बताई। फर्स्ट, कार्यों को अत्यधिक मात्रा में विभाजित करने से संगठन में जटिलता आ जाती है। इस जटिलता को दूर करने के लिए कार्यों का समन्वय आवश्यक है और समन्वय हेतु तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। संगठन के लक्ष्य पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता, मूल्यांकन आदि नियंत्रण के क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाते हैं। थर्ड, इसमें औपचारिक संबंधों को यथोचित स्थान नहीं दिया गया है। अगली आलोचना हो सकती है, अत्यधिक विशिष्टीकरण पर आधारित नियंत्रण क्षेत्र की धारणा एकीकरण तथा समन्वय की समस्या उत्पन्न कर देती है। इसमें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, आत्मविकास, पारस्परिक निर्भरता आदि गुणों की अवहेलना की गई है। यद्यपि प्रत्येक संगठन में एक से अधिक पर्यवेक्षक स्तर होते हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की समान संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियंत्रण अनेक कारकों पर निर्भर करता है, अतः निश्चित संख्या घट बढ़ सकती है। ओके।